नमस्कार, मैं प्राध्यापक PS कामले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम एमए भाग 2 सत्र 4 की इकाई 1 में से चांद का मुंह टेढ़ा है इस कविता के पर चर्चा पिछले वीडियो से कर रहे हैं। इस आशय पर आज की वीडियो में जो आगे के आशय पर चर्चा करेंगे। चांदनी की तरह अंधेरे ताल के पास घिनौना चमगादड़ दलों चारों ओर भटक रहा है। ये ऐसे भटक रहा है मानो अह के अवरुद्ध हो जाने के कारण अपवित्र अशुद्ध घेरे में घिरकर नपुंसक पंख छटपटाकर ही रह जाते हैं। चमगादड़ दल बुद्धि की आंखों में स्वार्थ के शीशे जैसे सच्चाई को देखेंगी और सच्चाई की उष्मा नहीं सह पाएंगे तो प्यासा ही रहना पड़ेगा। कवि बताना चाहते हैं कि इस तरह का स्वार्थ ही मनुष्य का मनुष्यत्व में रूपांतर करते हैं। बुजुर्ग बरगद को यह सब इतिहास पता है। अपनी ऊंचाई के कारण बरगद को कोलतारी सड़क पर खड़े गांधी और तिलक के पुतले दिखाई दे रहे हैं और यह भी दिखाई दे रहे हैं कि उन पर बैठे दो घुघु आपस में बातें कर रहे हैं। गांधी के पुतले पर बैठे घुघु ने तिलक के पुतले पर बैठे घुघु से कहा, मशान में मैंने भी सिद्धि की है और देखो मनुष्य पर मुठ मार दी है। गांधी के पुतले के घुघु की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तिलक के पुतले के घुघु ने देखा कि एक भयानक लाल मुख काले आसमान में धीरे धीरे तैरती जा रही है। या काली करतूतों पर गांधी तथा तिलक के माध्यम से संभाषण द्वारा एक करारा व्यंग किया है। रात्रि के अंधकार में जो काले धंधे और अवैध व्यापार चलते हैं वही हमारे वर्तमान संस्कृति के प्रतीक बन गए हैं। आकाश रात्रि के अंधेरे सत्यों को घोट कर पी गया है और मनुष्य को मारने के जीवित खूब टोटके या हथकंडे समझ लिए हैं। इन काली सच्चाई का पर्दाफाश न हो सके इसलिए आकाश में भी कर्फ्यू लगा दिया है। एक ओर तो सरापे में कल के सट्टे की हृदय विदारक चिंता है और दूसरी ओर इधर काली रात्रि की कड़ाई से अकस्मात सत्यों की मिटाई की चाशनी सड़कों पर फैल गई। कविता में आगे चांदनी का चरित्र खुलकर आता है। उसका काम सिर्फ संघर्षरत लोगों के आंदोलनों की जासूसी करना नहीं है बल्कि पूंजीवादी संस्कृति को बनाए रखना भी है। चांदनी का कार्य क्या है? पूंजीवादी संस्कृति को बनाए रखना। इसलिए वह चारों उच्चांकों की तरह नाले और झरनों के तटों पर रात बेरात मछलियां फंसाती है। नाले के आसपास रहने वाले निर्धनों के टूटे फूटे दृश्यों में बदमस्त कल्पनाएं और कामी कवियों के सेक्स कष्टों की तरह फैल जाती है और इस प्रकार उनका ध्यान मूल समस्या से हटाती है। ये चांदनी सभी ओर व्याप्त है। ये चांदनी मशहूर रात की जिंदगी में भी है। वहाँ की भारतीय फिरंगी दुकानों में वह अपने चमचमाते स्वरूप में है। बड़े बड़े शोरूमों में, सुगंधित प्रसाधनों में, पत्रिकाओं के विज्ञापन में अर्धनग्न महिलाओं के अलग अलग पोजों में ये चांदनी पसरी हुई है। सफ़ेद अंडरवेयर सी आधुनिक प्रतीकों में ये चांदनी फैली हुई है या किसी भी प्रकार का कोई कर्फ्यू नहीं है। दूसरी ओर इस चांदनी की हरिजन गलियों में जासूसी तीव्र हो गई है। शहर के कानों के तिनकों में छिपी यह चांदनी सड़क के पेड़ों के गुबंदों पर चढ़कर महल लांघकर मोहल्ले पार कर गलियों की गुहाओं में दबे पाव खुफिया सुराख में खोजती है कि अंधेरे के कंधों पर कौन यह बाके तिरछे घनघोर लाल नीले अक्षरों वाले भड़कीले पोस्टर चिपकाता है। यानी कि चांदनी जासूसी करती रहती है। उधर कोलतारी सड़क के बीचों बीच खड़ी गांधी की मूर्ति पर बैठे घुघु ने हिचकियों की ताल पर गाना शुरू किया और टेलीफोन खंभों पर थमे हुए तारों ने सट्टे के ट्रंक कॉल सुरों में थर्राना और झंझना शुरू किया। रात्रि का काला कंटो पहने हुए आसमान बाबा ने भय के कारण हनुमान चालीसा गाना शुरू किया। शमशान जैसे उजड़े पेड़ों की अंधेरी शाखाओं पर लटके हुए प्रकाश के
चितड़े और अधजले सत्य के मुर्दों की चिताओं से जो आग की चिंगारियां फूट रही थी, उनके प्रकाश में कवियों ने सत्य के स्थान पर अर्ध सत्य या भ्रामक सत्य की पुष्टि के गीत गाना प्रारंभ किया। साथ ही संस्कृति के धुएं से निकलने वाले बुद्धिजीवी रूपी भूत नम्रता का साम भरते हुए शब्द भंडार में अहिंसा की धुलाई दे रही है। वे कह रहे हैं कि मानव जाति समस्त स्वप्न गौतम बुद्ध के स्तूप में गाड़े गए हैं। मानव जाति के समस्त स्वप्न गौतम बुद्ध के स्तूप में गाड़े गए हैं तथा स्वयं भी गड़ गए हैं। इसी प्रकार ईसा मसीह के सिद्धांतों की पंख जड़ गए हैं। सत्य की चोलियां देवदासियों की चोली की तरह उतारी गई, इसी देवदासियों की भांति निर्वस्त्र किया गया। इस प्रकार मानवता ने सुख और मुक्ति के जो सपने देखे हैं, वर्तमान स्वार्थ सभ्यता ने उसकी हथेलियों तक को नोच खरोच डाला है। अब हमें शेष जो कुछ दिखाई दे रहा है वो मानवता का खोखला खोल या ढांचा मात्र है। जिंदगी में सिर्फ झोल है। सिंदूरी, विकराल, भैरव इनके छदम से परिचित है और इन भाषणों के असत्य और निहारत हुआ व्यंग मैं अपनी खतरनाक हंस पड़ता है। उसी हंसी मानो चांदी और उसके षड्यंत्रों के नंगा कर देने वाली है। कविता में आगे एक नए स्थान और नए दृश्य का वर्णन है। आंधी आधे ताल के पास नगर को निहारने वाला एक पहाड़ खड़ा है। उस पहाड़ के गगनचुंबी शीर्ष पर लोहे की शिलाओं का एक चबूतरा है। उस लोहांगी कहा जाता है। नजदीक की भग्न खंडरों के बीच एक बुजुर्ग दरख्त है जिनके घने तने पर प्रेमियों ने अपनी स्मृतियां अंकित की है। लोहांगी की हवाएं दरख्त में घुसकर पत्तों से फुसफुसाते स्वर में बातें कर रही है। संभव है कि लोहांगी के चबूतरे पर आंदोलनकर्ता अपनी मीटिंग करते रहे हैं। तभी तो लोहांगी की हवा को नगर की सारी व्यथाएं मालूम है। लोहांगी पर अपनी मीटिंग खत्म करने के बाद गलियों में दो छरहरे आकार की दो छायाएं पहुंची। एक बगल में पोस्टरों को भोंगली है तो दूसरी हाथ में टीन का एक डिब्बा है और डिब्बे में कुंजी है। एक नाम जमाना और दूसरे का नाम शहर है। जमाना पेंटर है और शहर कारीगर है। जमाना पेंटर है और शहर कारीगर है। ये दोनों रात में वॉल पेंटिंग करने और पोस्टर चिपकाने निकले हैं। वे बरगद की गोल गोल हड्डियों की पत्तेदार उलझनों के ढांचे में पोस्टर लटकाते हैं। ये दोनों अपना काम करते हुए न चिंतित है और न ही भयंकर। बड़े मजे से वे अपना पोस्टर चिपकाने का काम कर रहे हैं। पेंटर हंस कर कहता है कि सारे पोस्टर हमने ठीक जगह चिपकाए हैं। सुबह ही मजदूर उन्हें घूर घूर कर पड़ेंगे और ये लोग पोस्टर के शब्दों में जिंदगी की जलाई हुई आग पाएंगे। वो पेंटर अपने जमाना नामक कारीगर से आगे कहता है कि अगर मैं हड़ताल पोस्टर पढ़ते हुए लोगों के रेखाचित्र खींच सकूं तो बड़ा मजा आएगा। उस रेखाचित्र में मैं एक आग बनाना चाहता हूँ जो पोस्टर देख रही है। आग के लिए काला और आग की पुतली को धधकते लाल रंग से रंगाना चाहता हूँ। काले रंग के लिए उसकी योजना है कि कत्थई खपरेली से उठते हुए धुएं के रंगों में आसानी से साई मिलाओ और लाल रंग के लिए वो सुबह की किरणों के रंग में आशाएं बोलना चाहता है। अपने साथी से वो पूछता है कि इसने जो आँख बनाई और उसकी दृष्टि पर पोस्टर पर गिरेगी तो कैसा रहेगा। कारीगर भी अपने पेंटर साथी के कंधों पर हाथ रखकर कहता है कि अब मैंने कारनामे भी सुन लो। मैंने धुएं के कारण काली हुई दीवार पर बांस की तीली को लेखनी के रूप में प्रयोग करते हुए राम की व्यथा कथा को अंकित किया था। उसमें राम तुच्छ से तुच्छ प्राणी को भी सुखी देखना चाहता है। उसकी आशा आकांक्षा को पूरा करना चाहते थे। राम की यह व्यथा कथा आज भी अर्थात सामाजिक परिस्थिति में भी उतनी ही सच है कि
आज लोगों के पास इतना अवकाश कहाँ है कि वे इस प्रकार की तस्वीरी इच्छा होते हुए भी बना सके। इच्छा तो अभी बाकी है, लेकिन जिंदगी बुरी नहीं खाती। पेंटर कारीगर की बात काटता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर साफ साफ कहता है कि चित्र बनाने के लिए समय और साधनों का होना जरूरी नहीं है। पैरों के नखों से या डंडे की नोक से अर्थात अनवरत परिश्रम और संघर्ष के द्वारा इस धरती की धूल में भी रेखाएं खींचकर तस्वीरें बनाई जा सकती है। मतलब जीवन सुलभ किया जा सकता है, किंतु यह तभी संभव है जब सभी के मन में वास्तविक स्तर पर जिंदगी को चित्रमयी बनाने का चाव हो, श्रद्धा का भाव हो। कारीगर हंसकर जमाने की बात से सहमति जताता है और कहता है कि जिंदगी के चित्र बनाते समय हमें अपने सारे स्वार्थ त्यागने चाहिए, क्योंकि जिंदगी के अंधेरे से भरी सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना मुश्किल है। उस वक्त हमारे मन में की सारी अंध अभिलाषाओं पर हमें अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि ऊपर के अर्थात उच्च वर्गीय के सारे कमरे हमारे लिए बंद हैं। पेंटर जमाना फिर एक बार नगर कारीगर की बात को काटते हुए कहता है कि नहीं, तुम्हारी बात गलत है। उन ऊपर के कमरों पर भी हमारे सामूहिक श्रम का अधिकार है। यही सम्मिलित श्रम का अधिकार हमारे अंदर ऊपर को छीनने का दम भी पैदा करेगा। दोनों तय करते हैं कि फिलहाल चित्र नहीं बनाते, पोस्टर चिपकाते हैं। कविता में शेर और जमाना नामक दोनों पात्र नेपथ में चले जाते हैं। अपने सामने रह जाता है पोस्टर। वेदना के रक्त में लिखे हुए लाल लाल गंभीर शब्दों के धधकते हुए पोस्टर। ये पोस्टर छपे अक्षरों के जरिए अपना संदेश बोलते हैं। सर्वहारा के कष्टजन्य आंसू को पोस्टर की प्यार भरी गर्मी से सुखाकर भाप बना दिया है। यही भाव अपने वर्ग शत्रु के विरुद्ध खूंखार अक्षरों में बदल गए। इसी कारण इन अक्षरों में इतनी ताकत है कि दमनकारी राइफली गोलियों के धड़ाकों से टकराकर भी अक्षत है। ये पोस्टर ही जमाने के असली पैगंबर है। आगे की चर्चा आगे की वीडियो में हम करेंगे। याद रखिए दोस्तों, धन्यवाद।